तो ये जैसा कि मैंने कहा था कि AIATC का सिलेबस मैं डिस्कस कर दूंगा और साथ साथ क्या प्रिपरेशन किस तरह से रहेगी उसके बारे में भी ठीक ठाक तो जानकारी मैं दे सकता हूँ। इससे पहले मैंने AIATC का दिया था 0.06 मार्क्स से रह गया था। ये मार्क्स नहीं होता, एक्चुअली परसेंटाइल होता है। ठीक है, तो रह गया था तो रह ही गया था। ठीक है, तो 2023 का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा पुराने सिलेबस से, पहली चीज़। और पैटर्न में भी जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस बार का जो AIATC का पेपर है वो IBPS कंडक्ट कराने वाला है, क्योंकि अभी जो रिसेंट में पेपर AAI का हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव, वो IBPS ने कंडक्ट कराया है। ठीक, जब IBPS कंडक्ट कराता है तो चीज़ें ज़्यादा रिजेंबल करती हैं बैंकिंग पैटर्न से, ये आई थिंक आपको पता होगा। और बैंकिंग पैटर्न में जो दो मेजर पैटर्न है मार्केट में वो यही है, एक तो SSC पैटर्न में आता है, थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे डिफ़िकल्टी लेवल पर करते हैं। दूसरा पैटर्न रहता है IBPS लेवल जो बैंकिंग पैटर्न में रहता है। दो मेजर पैटर्न है। और जो तीसरा पैटर्न है जो स्टेट्स या UPSC में चलता है वो वाला है, उससे अपने को लेना देना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि SSC और IBPS का सिलेबस लमसम सेम है। ठीक, चलिए तो सिलेबस की बात करेंगे हम। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 496 है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। मैं पुराना वाला वीडियो यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार ही देख सकते हो। और उसमें ये भी मैंने बताया कि कब आपको फॉर्म भरना है कब नहीं भरना है, बिकॉज फॉर्म की कॉस्ट है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो सस्ता नहीं होता है। चलिए, अच्छी बात यह है कि मैथ्स और फिजिक्स जिनके पास है वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। BTech एलिजिबल है भाई, BTech वालों आपके लिए है। इंग्लिश में 12th होना कंपलसरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC। ठीक, जो अभी मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था JEE की, वो कॉमन कार्डर करके है। आप गूगल पर डालोगे AAI JEE कॉमन कार्डर, आपको उसका सब मिल जाएगा। ये पैटर्न रहने वाला है। पार्ट A में 60 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट B में 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग में 15 मार्क्स का, एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का, जनरल नॉलेज में 10 मार्क्स का। 20 में 15 से 17 लाना बहुत आसान है, आराम से आ जाते हैं। बिकॉज देखो, एक कंप्रेंशन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक दो से चार क्वेश्चन उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होते हैं वो थोड़े से रिलेटिवली इजी होते हैं। करेक्ट सुटेबल वर्ड भरना होता है, जिसमें क्लोज टेस्ट के टाइप में रहता है। कई बार क्लोज टेस्ट पूरा पैराग्राफ रहता है, कई बार होता है सिंगल लाइन, उस तरह से रहता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर वो क्या, ये तो जेनरिक है ही, कितने क्वेश्चंस मिलेंगे ये डिफाइंड नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते अगर देखा जाए तो। एक कंप्रेंशन हो गया, 2 से 3 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इन्हीं में 1-2 EDMs डाल दिए, है ना, 1 से 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल दिए। उसके साथ साथ फिर क्या आ गया, क्लोज टेस्ट वाला जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ वो पैराग्राफ में आ गया तो बढ़िया है, वरना लाइंस में आ गया। तो 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन ग्रामर के आ गए। ठीक है, और क्या बचा, इतने में काम हो जाता है यार। ठीक है, तो सेम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग जैसा कि मैंने बोला ना कि अगर IBPS पैटर्न में आया तो 15 मार्क्स की रीजनिंग में ऐसा बोल सकते हैं कि 3-3 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन, एक पजल आ गई उसके 3 क्वेश्चन है, दूसरी पजल आ गई उसके 3 क्वेश्चन है, फिर एक कुछ और पजल टाइप का ही, बेसिकली पजल नहीं, जिस तरीके की रीजनिंग पूछता है ना, तो उसमें 3 क्वेश्चन आ गए। यही होता है ना IBPS में, ये एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन, अपने को 4 क्वेश्चन मिल रहे होते हैं। एक पजल अपन ने सॉल्व की तो 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चन अलग अलग डायग्राम्स के आ गए, है ना, नॉन वर्बल जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का है। एप्टीट्यूड भी इनइक्वालिटीज़ वगैरह पूछते हैं उसमें। ठीक है, जो पिछला जो अभी सिलेबस है उसको मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है, बट मैं अभी बता रहा हूँ उस वे में जिस वे में एक तैयारी करने वाले बच्चे को समझ में आ जाता है। ठीक है, बेसिक से मैं एक एक पॉइंट पढ़ दूँ, वो इतना ऐसा घुसता नहीं है अंदर। ठीक है, GK
देखिए 15 रीजनिंग में आप 14 से कम अफोर्ड नहीं कर सकते हो भाई। सेम सीन एप्ट में 14 से कम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का हिसाब ये है कि सीए में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा, है ना, लेकिन जेनरिक पढ़ते रहना है जो डेली सिनेरियोज में चलते रहते हैं। क्योंकि कुछ सीए ऐसे आते हैं जिनको आप ना पढ़ के, क्या मैं बोलता हूँ कि उस मोमेंट में अगर आपको किताब दे दी जाए जिससे आप पढ़ रहे हो तो भी आंसर टिक ना हो। लाइक एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि किसी हंगर इंडेक्स की सपोज रैंकिंग आई, आपको पता चल गई इंडिया की 130 है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा 130 है, वो ये पूछ सकता है कि आसियान देशों में सबसे कम रैंकिंग किसकी है, या फिर इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो भाई पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जितने आसियान देश में हैं उन सब में इंडिया में की रैंकिंग कितनी आ रही है। तो कुछ ये तो ऐसे आ गए, तो लेकिन 5 सवाल से 6 सवाल ऐसे आते ही हैं कि जो आप जेनरिक पढ़ के निकाल सकते हो। तो 5 से 6 तो मिनिमम आपको करके ही जाने हैं, करने ही पड़ेंगे। और एक्चुअली आप करोगे यहाँ पे 10, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ऐसा बहुत कम एग्ज़ाम्स में होता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्वियसली थोड़ा लक का फैक्टर ज़्यादा काम करता है यहाँ पर, ठीक। देन 60 क्वेश्चंस फिजिक्स के आएंगे और मैथ्स के आएंगे। आगे मैं इसका सिलेबस बताता हूँ किस तरह से, क्योंकि एक एक टॉपिक वाइज पढ़ता जाऊँगा। ये सारे देखिए भाई रिटन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस, वो जो स्टेटमेंट, अजम्पशंस, इन्फरेंस, कंक्लूजन, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली बहुत ट्रिकी होते हैं कि कई बार ज़्यादातर उसमें गलत होते हैं बच्चों के, तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा उस पर ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लगाया उस क्वेश्चन में, ओवर थिंकिंग की, तो फिर वो गलत होना कन्फर्म है, क्योंकि आप फेक सिनेरियोज बनाने लगते हो उस कंडीशंस को लेके और गलत हो जाते हैं। तो क्रिटिकली सोचना है, ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा सिचुएशंस लगा के उसके साथ नहीं खेलना है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, एनकोडिंग, डिकोडिंग, है ना, सीरीज़ वगैरह जो होते हैं ना, नंबर्स वगैरह, वो तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक। चलिए, जनरल अवेयरनेस जैसा मैंने बताया उस तरीके से। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भाई यूट्यूब पे जाओ, 5 घंटे हर उसको दे दो, हर टॉपिक को। लाइक मॉडर्न को आपने दे दिए 5 घंटे, 5 घंटे पॉलिटी को दे दिए, 5 घंटे ज्योग्राफी को दे दिए, ये ऐसे करके 5-5 घंटे सिर्फ दे दिए। बेसिकली एक वीडियो उठाया और उसको पढ़ लिया अच्छे से। अगर नोट्स बना पाओ तो बहुत बेहतर है, वरना जो पीडीएफ आसानी से आजकल मिल जाती हैं उन पीडीएफ को रिवाइज कर लिया बस। पूरा उठा के कि किसी के 70 लेक्चर हैं, 80 लेक्चर हैं, आप देखना शुरू कर दो, टोटली इलॉजिकल, बिकॉज इतना वर्थ इट नहीं है इसमें जीके का हिसाब, ठीक है। और कहते भी हैं जीके के लिए कि भाई ज़्यादा पढ़ लो तो कन्फ्यूज़न होता है बस, ठीक। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश में जैसे मैंने बताई थी, शफलिंग वगैरह, पैसेज और करंट अफेयर्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीज़ें आसान है, वही जेनरिक है। एप्ट का भी मैंने बता दिया, ये 40 क्वेश्चन जो लिखे हैं ना, इसको काट दीजिए। ये एक्चुअली मैंने सिलेबस वहाँ से उठाया जो अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव का हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि IBPS कंडक्ट कराएगा, तो वही सिलेबस है, ठीक। अब आ जाओ इस वाले सिलेबस में। भाई मैं पैटर्न बताता हूँ। पहले जो पुराने ATC थे, है ना, जो 2022 से पहले बन रहे थे, उन सब में मॉडर्न फिजिक्स और वेव्स ऑप्टिक्स का पेपर में बहुत बोलबाला था। जो इसको ये आता था उसका सिलेक्शन था, बट उसके बाद जो पेपर हुआ उसमें इसको गायब कर दिया उन्होंने और टीचर्स ने पढ़ाया था इसको, तो बहुत पंगे हुए, बिकॉज बच्चों का बेसिकली टाइम इन्वेस्ट किया जिस चीज़ में, उसका रिटर्न नहीं आया। ROI बोलते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। तो फिर आज के टाइम पे ज़रूरत क्या है, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने सबका जो वेटेज है वो लमसम बराबर तो नहीं बोलेंगे, बट जितने टॉपिक की जितनी वर्थ है उतना उन्होंने दिया, और कुछ क्वेश्चंस दिए। देखिए 30 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो कि हर टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना है, बिकॉज आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक। इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं,
मूविंग चार्जेस विद मैग्नेटिज्म, बेसिक फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुछ कुछ थ्योरीज पढ़नी है, और जो कंफ्यूजिंग थ्योरीज होती हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज जब स्टेटमेंट लिखा होता है तो वो कंफ्यूजिंग थ्योरीज ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इसको तो पढ़ ही लेना है ना। स्केलर्स एंड वेक्टर्स जब ये सब पढ़ोगे तो ये भी आ ही जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है बेसिकली इसमें, ठीक है, एक दो सर्किट वगैरह पूछ देता है। मिससेलेनियस में क्या क्या आ जाएगा भाई, जो फिज़िक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मिसलेनियस में आ जाएगा। जो ऐसा जेनेरिक होती है ना, लाइक ग्रेविटी वगैरह के बारे में, वैसे मैकेनिक्स में आ गया टॉपिक, बट एक एक क्वेश्चन आ गया तो वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। और कुछ फैक्ट होते हैं, है ना, वो सारे मिसलेनियस में। तो कहने का मतलब ये है कि 11th और 12th की फ़िज़िक्स की NCERT उठाओ और पूरा एक बारी पढ़ डालो। देन मस्त मॉक टेस्ट दो, जिस भी कोचिंग के या फिर जिस भी वेबसाइट से आप उठा सको, मॉक टेस्ट दो, आगे बढ़ो, बस इससे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। मैथ्स में भी आपको हर एक टॉपिक करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलस का बोलबाला है, कैलकुलस का बोलबाला रहता है, ठीक है, तो सारा कैलकुलस, मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग होता है ना, और एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जो टाइम लेते हैं, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी, इसको तो भाई बहुत ध्यान से पढ़ना ही है, तो तभी उसके क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये थोड़ा सा ईजीएल साइड में आता है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बेसिकली कैलकुलस मेजर पोर्शन, लेकिन बाकी चीज़ें भी आप छोड़ नहीं सकते हो, है ना, लाइक कोऑर्डिनेट आप छोड़ नहीं सकते हो। स्ट्रेट लाइंस दिया है बट कोन वगैरह भी वो देख के जाना है। पैराबोला, हाइपरबोला के जो बेसिक फॉर्मूले, तो वो सिंपल है यार, हाइपरबोला में ई की वैल्यू के साथ खेल जाएगा, ठीक है, मैचिंग दे देगा, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है कि इतना ईजी था क्वेश्चन मिस हो जाए, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ को ऊपर से देख के तो ज़रूर जाना है, और कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और जैसे ही एक बार सिलेबस ख़त्म करते हो आप, और जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश हो, और उसके बाद तुरंत मॉक लगाना है, लगातार मॉक लगाना है बस, और जो मॉक में क्वेश्चन रह रहे हैं उनको पढ़ते जाना है, ठीक है। PYPs आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। PYPs जो मैं पुराने बता रहा हूँ 2021 से पहले, उसके बाद के PYPs, और AI ने अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम कराए हैं, उन सभी के PYPs तो मस्ट हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस टाइम पैटर्न कैसा चल रहा है। देखिए ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही होती है कंटिन्यूटी में, तो उसके पास एक क्वेश्चन बैंक होती है ख़तरनाक वाली, वो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे होते हैं टॉपिक वाइज प्रॉपर, और एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यही एक बेसिक सा मेथड है, ठीक है, कि सिलेबस गया जिस बंदे के पास, उसके पास क्वेश्चन बैंक है ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा है, और इसके पास सिलेबस भेज दिया AI ने कि भाई एग्ज़ाम निकाल के दे दो, ये पैटर्न है, इतने क्वेश्चन ये है। उसने सिलेबस के अकॉर्डिंगली उसको जो टॉपिक सही लगा, क्योंकि भाई वो भी तो एक्सपर्ट बंदा है, उसने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डिफाइन कर दिए, बात हो गई ख़त्म। यही एक बेसिक पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने का, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स मैं कोई कमिट नहीं करने वाला कि इस तारीख को तो हो ही जाएगा, या फिर कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, लेकिन जैसा कि प्रीवियस ट्रेंड रहा है कि एक महीने एग्ज़ाम ख़त्म होने, मतलब फॉर्म ख़त्म होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, तो जैन एंड, है ना, फेब की स्टार्टिंग तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि आज तारीख 1 से लेके पूरा नवंबर एंड होते होते मस्त सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, और दिसंबर से उठा के अपने मॉक लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद डेट्स आ जाती हैं अगर, तो बस फिर थोड़ा सा रिवीजन और मॉक कंटिन्यू रखो, बस सिंपल, ठीक है। प्रिपेयर कैसे करना है ये तो मैं कंटिन्यू यही बता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकूँगा इसमें मैं बता देता हूँ। मैं भाई मैथ्स और GK, क्योंकि मेरा जो टेक्निकल वाला है मैथ्स और फिज़िक्स है, टेक्निकल वाला मैथ्स और फिज़िक्स,
उसमें कोई बहुत ख़ास पकड़ नहीं है ना, पढ़ाने लायक तो बिल्कुल नहीं है पकड़। लेकिन नॉन टेक की मैथ्स और जीके में पीवाईपीज़ तो सारे करा ही दूंगा, ठीक। पीवाईपीज़ मैथ्स जीके दोनों के करा दूंगा। रीजनिंग के भी करा सकता हूँ, लेकिन रीजनिंग के यार कोई मतलब नहीं होता है उसको, वो आसानी होती है एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज़्यादा। लेकिन लगेगा तो मैं रीजनिंग के भी करा दूंगा, ठीक। और इंग्लिश में भाई खुद से पढ़ना पड़ता है ना। मैथ्स जीके और रीजनिंग के पीवाईपीज़ तो मैं कंफर्म करा दूंगा, ठीक। और बाकी ये जो मैथ्स और फिज़िक्स ये वाला है अपना टेक्निकल वाला मैथ्स और फिज़िक्स, ये अच्छे सिंपल एनसीईआरटीज़ उठाओ सबसे पहले, उनको पढ़ डालो। बाद बाकी पीवाईपी देख लोगे, काम 35 है भाई, ठीक है। चलिए 2022 का परसेंटाइल, ये नंबर नहीं लिखे हैं एक्चुअली, कितने का नंबर क्वेश्चन, 120 का क्वेश्चन पेपर आना है अपना, 120 का। नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि भाई आजकल मार्क्स कितने आ रहे हैं। 90% तो ले ही आता है बंदा, है ना, जो भी सही से प्रेप कर रहा है। तो ये मार्क्स नहीं लिखे हैं पहली चीज़। ये कितने लिखे, ये लिखे हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है ये सबको पता होगा कि जितने भी मार्क्स बन रहे होते हैं उनको 100, अगर 100 बच्चे होते तो उसमें कितने बच्चों का कितने 100 नंबर आते तो उसमें से कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है, बस यही है सिंपल सा फंडा। आप ही समझ लो कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है। परसेंटाइल का मतलब ऐसे बताना मुश्किल है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या है। तो ये परसेंटाइल लिखा हुआ है, सेम 2022 का हो गया, 2021 का परसेंटाइल हो गया, ठीक है। इस बारी भी ना परसेंटाइल इतना ही जाने वाला है। और ये अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि कितने मार्क्स में इतना बना था, तो अराउंड 110 है ना, मतलब 105 से 110 के बीच वाले ही इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद वाले जो है ना वो घर ही बैठ जाते हैं यार। अभी तक जैसे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, तो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, है ना। आप मान लो 103 104, है ना, बिकॉज ऐसा समझो यार ऑल ओवर इंडिया जिसमें खुद एआई स्टाफ के बच्चे भी हैं वो सबके सब इसमें लगे पड़े होते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छी जॉब है यार, पे स्केल काफ़ी अच्छा है, वर्किंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से, ठीक है। तो आप ना 110 के लिए रगड़ना शुरू करो, तब तो आपका कुछ हो सकता है फाइनल तक जाके, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ये ख़तरनाक कट हो जाते हैं यार। हो गई बात सारी कंप्लीट मेरी। सिलेबस की ज़रूरत थी, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए, फॉर्म भर दो, काम में लग जाओ, बस सॉर्टेड है, हो जाएगा आसानी से। थैंक यू फॉर 27 सब्सक्राइबर्स। लास्ट वीडियो में मेरे 22 थे, अभी 27 हो गए, ग्रेट इम्प्रूवमेंट 5 का ठीक है, चलिए बाय।